Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 5, Traders to Rulers. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So dear students, still here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with British conquest of Bengal. कैसे बंगाल को जीता किसने? ब्रिटिशर्स ने. जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ एक ट्रेडिंग बॉडी थी अर्ली 17th सेंचुरी में. ठीक हुई बात. इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश की? हुगली. पहले से हुगली कहा जाता था, अब इसका नाम है हुगली. कब? 1651 में. ये जो फैक्ट्री थी ये वेयर हाउस था, इसके अंदर ऑफिसेस थे और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे. ठीक है, कुछ प्रोड्यूस नहीं होता था बेटा, सिर्फ वेयर हाउस थे, ऑफिसेस थे और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे. ठीक है बात. तो यहाँ से एक बात याद रखनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग बॉडी थी अर्ली 17th सेंचुरी में. उनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी वो हुगली में एस्टेब्लिश हुई 1651 में. जो कंपनी का ट्रेड था वो फ्लरिश करते जा रहा था और धीरे 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 ये लोग क्या कर रहे थे? नियमों को तोड़ रहे थे. जो ट्रेड रूल्स होते थे उन्हें वायलेट कर रहे थे. ठीक है. दे स्टार्टेड वायलेटिंग ट्रेडिंग रूल्स ड्यूरिंग औरंगजेब्स रिंग. जब औरंगजेब का रिंग चल रहा था, औरंगजेब की डेथ होती बेटा 1707 में. ठीक है. और हम अभी हम कहाँ पर 1651 की बात कर रहे हैं. तो जब औरंगजेब का रूल चल रहा था, रिंग चल रहा था, तो उस टाइम में धीरे धीरे ये लोग रूल्स वायलेट करना, नियमों को तोड़ना चालू कर दिए थे. ही डिक्लेयर्ड वॉर एंड डिफीटेड देम. और औरंगजेब ने उनसे लड़ाई की और उन्हें हरा भी दिया. लेटर औरंगजेब ग्रांटेड देम. फिर बाद में औरंगजेब ने ही उन्हें राइट दे दिया कि ठीक है तुम ट्रेड कर सकते हो पर तुम्हें कुछ एनुअल पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी. ठीक कोई बात. अंग्रेज भी तैयार हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब रेडी हो गई. ओके विल पे यू एनुअल अमाउंट और ट्रेड करने लगे. पर औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था स्टूडेंट धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने लगा. क्योंकि अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें तो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर औरंगजेब ही थे. ठीक है. तो अब कंपनी अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने लगी. कहाँ पर बेटा? बंगाल में. क्योंकि उनकी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री कहाँ पर ओपन अप हमको बताई जा रही है बुक में, कहाँ पर है? बंगाल में. चलो तो वो बंगाल में अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं. 1717 में जो कंपनी थी उसको राइट मिल गए टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी. ठीक है. वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करेंगे और गुड को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. ये उन्हें किसने दिया? मुगल एम्परर फर्रुख शेर ने. ठीक है. ये परमिशन, ये राइट उन्हें किसने दिया? फर्रुख शेर. ये याद रखना, फर्रुख शेर ने उन्हें राइट दे दिया कि आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो बिना कस्टम ड्यूटी पे किए. ये राइट मिल गए उन्हें. पर जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो इसको मिसयूज़ करने लगे, इलीगल प्राइवेट ट्रेड करने लगे. मतलब सपोज़ करो मैं अगर गवर्नर जनरल हूँ तो मैं अपनी लिए भी प्राइवेटली ट्रेड कर रही हूँ और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी ट्रेड कर रही हूँ. मतलब ऑल इन ऑल लॉस किसका होगा? फर्रुख शेर का. क्योंकि उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी थी, मुझे नहीं दी थी बीइंग अ इंडिविजुअल, पर मैं भी उसको यूज़ कर रही हूँ. कोई भी ड्यूटी पे नहीं कर रहा. इससे लॉस होने लगा बच्चा रेवेन्यू का. किसको? बंगाल को. दिस रिजल्टेड इन एनोरामाउस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल. अब जो नवाब होंगे बंगाल के उनके कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई होगी किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी का पहला हाफ था. 18th सेंचुरी कौन सा पीरियड है स्टूडेंट्स? ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ. 1701 टू 1800. ये पूरा पीरियड क्या हो गया? 18th सेंचुरी हुआ ना. कौन सा सेंचुरी? 18th सेंचुरी. तो ये क्या बोले? फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ मतलब 1750 तक की बात कर रही हैं. जो कॉन्फ्लिक्ट थे नवाब ऑफ बंगाल और कंपनी के बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गए. मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला एंड अलीवर्दी खान बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे. कौन कौन? मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे. और अब हम देख रहे हैं, हम कब की बात करें? 1750s के पहले की बात करें कि बहुत और कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इनके बीच में और जो झगड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं. इन ऑर्डर टू कीप अ चेक ऑन एक्टिविटीज़, कंपनी की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए, कंपनी के ऑफिशियल्स को चेक करने के लिए जो अलीवर्दी खान थे उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी. पहली कंडीशन थी जो ऑफिशियल भी जो कंपनी का होगा अगर वो प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व हुआ, इंगेज हुआ, तो उसे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी. ठीक है. और द प्रिविलेज ऑफ ड्यूटी फ्री ट्रेड विल बी विड्रॉन ऑल टुगेदर. ईस्ट इंडिया कंपनी देखो हमने उसको प्रिविलेज दिया है, उसको राइट दिए, वो ट्रेड करे ड्यूटी फ्री, दैट इज़ ओके. पर अगर किसी इंडिविजुअल ने भी ऐसा किया
तो किसी कंपनी के ऑफिशियल ने ऐसा किया तो हम बिल्कुल हमारी ड्यूटी को विड्रॉ कर लेंगे, फिर हम कंपनी को भी राइट नहीं देंगे। द कंपनी शेल नॉट एक्सटेंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट सेटलमेंट। अब जैसे यहाँ पर फैक्ट्री होती थी ना कंपनी की, जहाँ पर रेसिडेंशियल क्वार्टर थे, वेयर हाउस थे, ये लोग उसके आसपास बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी करने लगे थे। तो अलीवर्दी खान ने साफ साफ बोला कि आपको फोर्टिफिकेशन करने का कोई राइट नहीं, आप अपने फोर्टिफिकेशंस नहीं करेंगे। जो नवाब थे, फॉरबिड द कंपनी फ्रॉम मिंटिंग कोइन, आप कोइन भी नहीं बनाएंगे। द कंपनी शैल पे अ लार्जर अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट फॉर ट्रेड कंसेशन, और ये जो हमने आपको ट्रेड कंसेशन दिए हैं ना बेटा, इसके बदले आप हमें कुछ ट्रिब्यूट देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, ऐसा ये कंडीशन। अब ये सारी कंडीशन किसने रख दी? अलीवर्दी खान। ठीक हुई बात। हमने देखा कि मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। अलीवर्दी खान ने कुछ कंडीशन रखी। पहली कंडीशन थी कि प्राइवेट ट्रेड नहीं होगा, सिर्फ कंपनी ट्रेड करेगी, और अगर प्राइवेट ट्रेड किया तो वो लोग ड्यूटी पे करें, और ड्यूटी पे ही नहीं करेंगे तो हम राइट्स वापस ले लेंगे। कंपनी फोर्टिफिकेशन नहीं करेगी, कॉइन मिंट नहीं करेगी, और एक बड़ा सा अमाउंट या बड़ा सा ट्रिब्यूट देगी नवाब को। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको क्या दिए हैं? ट्रेड कंसेशन। कॉजेज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट, आप क्या कारण थे? तो कन्फ्लिक्ट बन गया। जो कंपनी थी वो नवाब के ऑर्डर्स को नहीं मान रही थी, जो कंडीशन नवाब ने रखी कंपनी उसको नहीं मान रही थी। कंपनी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई थी अपने मिलिट्री सक्सेशंस में, क्योंकि फ्रेंच को उसने जीत लिया था यूरोप में भी और इंडिया में भी। जो 7 ईयर वॉर्स उसके यूरोप में चल रहे थे वो भी ब्रिटेन ने जीते, प्लस इंडिया में भी जो फ्रांस के साथ वॉर हुई वो भी जीते। तो इंग्लिश का तो मतलब जो अंग्रेज थे उनका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे था, ब्रिटिश का कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल पे था। ईस्ट इंडिया कंपनी ये तो डर ही नहीं रहे थे बिल्कुल। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई 1756 में, जब सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के। बहुत ही फ्यूरियस थे, नया नया लड़का था, बहुत ज़्यादा जोश था, जोश जोश में ही बहुत कुछ किया सिराजुद्दौला ने, पर कुछ कर नहीं पाए। बहुत फ्यूरियस थे एट द कंपनीज इंटरफेरेंस, जो कंपनी बार बार इंटरफेयर करती थी उसे बहुत गुस्सा थे। कौन? सिराजुद्दौला, न्यू नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के अफेयर में कंपनी बार बार क्यों इंटरफेयर करती थी, ये बहुत प्रॉब्लम थी सिराजुद्दौला को। फोर्टिफिकेशन एक्सपांड कर रही है, रेवेन्यू नहीं पे कर रहे हैं। तो जब नेगोशिएशन फेल्ड हो गए, सिराजुद्दौला ने पहले बात की कि भैया आप जो आपके ऊपर रेवेन्यू चार्जेस हैं वो पे करें, आपको पहले ही हमने फोर्टिफिकेशन के लिए मना किया था, फिर आप वो क्यों कर रहे हैं? इतना सब कुछ कौन प्यार से नवाब समझाने की कोशिश करें अंग्रेज़ों को। पर सारे नेगोशिएशन फेल हो गए। सिराजुद्दौला कैप्चर्ड द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार, कासिम बाज़ार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसको कैप्चर कर लिया सिराजुद्दौला ने। और जो कंपनी का फोर्ट था कलकत्ता, कोलकाता आज का कलकत्ता में, उसे भी कैप्चर कर लिया। जल्दी ही रॉबर्ट क्लाइव को चार्ज मिला कंपनी अफेयर का बंगाल में। मतलब हमारे इंडियन बंगाल के साइड से कौन लड़ रहे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, और ब्रिटिशर्स में अभी किसको चार्ज मिला हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव को। तो अभी रॉबर्ट क्लाइव आएंगे पिक्चर में। री एस्टेब्लिश द कंपनीज प्रीवियस पोजीशन, और जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है कि मुझे कंपनी की पोजीशन फिर से चाहिए बंगाल में, मैं उसको री एस्टेब्लिश करके रखूँगा। किसको? कंपनी की प्रीवियस पोजीशन को। और जो ट्रेड प्रिविलेजेस मिल रहे थे बाय ट्रैक्टरिस मीन्स, मतलब धोखाधड़ी से जो कुछ भी मिला हुआ था मैं सब वापस लेके रहूँगा, भले मुझे काम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, मतलब धोखाधड़ी भी करना पड़े, मैं अपनी पोजीशन, मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन थी वो वापस लेके रहूँगा। ऐसा कसम खा ली किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। बैटल ऑफ प्लासी कब बेटा? 1757 में। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में। द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया मे बी ट्रेस बैक टू बैटल ऑफ प्लासी। अगर हम बोलें कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे पॉलिटिकल कंट्रोल करना कब से स्टार्ट किया, तो वो बैटल ऑफ प्लासी से ही शुरू होगा, 1757 से। रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि एक पपेट रूलर बन जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को प्रिविलेजेस देता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा राइट देता रहे, कस्टम ड्यूटी ना ले। क्लाइव ने कंस्पायर्ड किया, मतलब षड्यंत्र रचा। कॉन्स्पिरेंसी मतलब षड्यंत्र होता है। क्लाइव किससे मिले? मीर जाफ़र से मिले। मीर जाफ़र कौन था बेटा? कमांडर इन चीफ किसका? सिराजुद्दौला। जगत सेठ कौन थे? रिचेस्ट बैंकर। और अमीन चंद कौन थे? रिच मर्चेंट।
तो रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग तो चल ही रहा था उल्टा सीधा। उन्होंने तो बोला ही था कि बाय ट्रकियस मीन्स मतलब धोखाधड़ी से भी मुझे करना पड़े तो मैं करूँगा। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने 3 लोगों को शामिल किया। मीर जाफ़र जो कमांडर इन चीफ थे, जगत सेठ जो रिचेस्ट बैंकर थे, अमीन चंद जो रिच मर्चेंट थे कि चलो आओ अब मिलके सिराजुद्दौला को उनकी पोजीशन से हरा देते हैं। 23 जून को 1757 में जो आर्मी थी सिराजुद्दौला की और ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ मिली? प्लासी में। पहले इसको पलासी कहते थे। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और कमांडर इन चीफ of the Nawab Mir Zafar along with his army not taken part in the battle। अंग्रेजों की साइड से कौन लड़ रहे हैं? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला तो लड़ रहे हैं बेटा, सिराजुद्दौला लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था मीर जाफ़र, वो खुद अपनी आर्मी को लेके साइडलाइन हो गए। उन्होंने बैटल में पार्ट लिया ही नहीं और इस बैटल में सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और नया नवाब बना दिया जाता है मीर जाफ़र को। क्योंकि मीर जाफ़र अगर सिराजुद्दौला का साथ दे देते तो रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी सेना कभी बंगाल के नवाब को हरा नहीं पाती। पर मीर जाफ़र ने क्या किया? धोखा किया, आधी सेना लेके चला गया। सिराजुद्दौला की डेथ हुई, नए नवाब बन गए मीर जाफ़र। बैटल ऑफ प्लासी एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। इसने ट्रांसफॉर्म किया है कि एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ ट्रेडिंग करने इंडिया आई थी वो क्या बन गई? पॉलिटिकल पावर। तो बैटल ऑफ प्लासी एक सिग्निफिकेंट और टर्निंग पॉइंट है विच गिव ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल राइट्स, है ना। आफ्टर विनिंग बैटल ऑफ प्लासी दे एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर्स इन बंगाल। अब क्या हुआ बंगाल आफ्टर प्लासी? जो मीर जाफ़र थे वो पपेट थे किसके हाथों में? ब्रिटिश के हाथों में। कॉन्स्टेंटली पैसा लिए जा रहे हैं किससे? ब्रिटिश से, ठीक है। ब्रिटिश से नहीं बंगाल से, सॉरी ब्रिटिश से नहीं बंगाल से। मीर जाफ़र पपेट थे, कठपुतली राजा थे किसके? ब्रिटिशर्स के। ब्रिटिशर्स कॉन्स्टेंटली इनसे पैसा लिए जा रहे। ब्रिटिश किससे पैसा ले रहे? मीर जाफ़र से। जब मीर जाफ़र उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए, जो उनकी मॉनेटरी डिमांड्स थी, तो उसे भी साइडलाइन कर दिया अंग्रेजों ने। आई बात समझ में? सिराजुद्दौला को हरा के मीर जाफ़र राजा बने। मीर जाफ़र पपेट कठपुतली राजा थे। इनसे खूब पैसा वसूला अंग्रेजों ने। जब ये पैसे की डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो इन्हें भी डिपोज कर दिया। 1760 में जो कंपनी थी उसने सन इन लॉ, किसकी सन इन लॉ? मीर जाफ़र के सन इन लॉ जिनका नाम था मीर कासिम, उन्हें नवाब बना दिया। मीर कासिम कौन थे? सन इन लॉ थे किसके? मीर जाफ़र के। उन्हें नवाब बना दिया। इन रिटर्न मीर कासिम गेव द कंपनी द ज़मींदारी ऑफ बुर्दवान, मिदनापुर, चिट्टागोंग। और ये जो सन इन लॉ थे बड़े मूर्ख थे मीर कासिम, इन्होंने ज़मींदारी राइट ही दे दिए कि जाओ अब तुम टैक्स कलेक्शन भी कर लो भैया, अंग्रेज तुम्हें ये राइट भी हमने दे दिया। मतलब अब तो टैक्स कलेक्शन के राइट भी अंग्रेज़ों के पास आ गए। कहाँ के? बुर्दवान, मिदनापुर और चिट्टागोंग। चिट्टागोंग एक मूवी भी है मनोज बाजपेयी की, अच्छी मूवी है। मीर कासिम को थोड़े दिन तो बहुत अच्छा लगा कि यार चलो मैं नवाब हूँ, पर बाद में उसको भी ऐसा लगा कि मुझे फ्री कर लेना चाहिए ब्रिटिश डोमिनेशन से। उसने कोर्ट में जितने भी ऑफिसर्स थे जो ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे उन्हें डिसमिस कर दिया। यूरोपियन एक्सपर्ट को हायर किया कि भैया मेरी आर्मी को ट्रेन कर दो। उसने जितनी भी ड्यूटीज़ थी इंटरनल ट्रेड पे उन्हें एबलिश कर दिया, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर जो ड्यूटीज़ वो लगा रहे थे उनको एबलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। जिससे क्या हो, इंडियन मर्चेंट्स भी कंसेशन से इन्जॉय कर पाए जो कि इन्जॉय अभी तक कर रहे थे। इंग्लिश समझ में आ गया बात? हमारे इंडिया में इंडियन ट्रेडर भी हैं और इंग्लिश ट्रेडर भी हैं। इंग्लिश ट्रेडर को तो आपने बहुत सारे कंसेशन दे रखे हैं, ड्यूटी फ्री दे रखा है। इंडियन ट्रेडर पे सारी ड्यूटी आप लगा देते हो तो ये वाला गुड हो जाता था महंगा। तो अब थोड़ा इंटेलिजेंस का काम किया मीर कासिम ने, सारी ड्यूटीज़ को कर दिया ख़त्म और हमारे इंडियन ट्रेडर्स भी फ्रीली मार्केट में ट्रेड करने लगे। मीर कासिम ऑल्सो प्लेस लिमिट्स ऑन ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी। कंपनी को जो ट्रेड प्रिविलेजेस दिए थे उस पर भी लिमिट लगा दी किसने? मीर कासिम ने। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ बेटा? 1764 में। अब मीर कासिम जो इतना उल्टा सीधा कर रहे थे, क्या कंपनी उनको फ्री छोड़ेगी? नहीं, कंपनी उनसे बदला लेगी। जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे, एरिक द कंपनी
एंड दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट मीर कासिम। हमें तो पता ही था कि मीर कासिम को कुछ तो करेगी अब कंपनी, तो मीर कासिम के अगेंस्ट में वॉर छेड़ दिया। किसने? कंपनी ने। सो स्टूडेंट्स, ऑल दिस डेवलपमेंट अर्ग्ड द कंपनी। अर्ग्ड का मतलब क्या होता है? किसी पे खींचना, है ना, मतलब किसी से चिढ़ जाना। तो इन सारे डेवलपमेंट से चिढ़ गई थी कंपनी किससे? मीर कासिम से, इसलिए उसके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। मीर कासिम भाग के कहाँ पहुँच गया? अवध। उन्होंने अवध में अलायंस बनाया। किसके साथ? नवाब अवध के साथ, जिनका नाम था शुजा उद दौला। मीर कासिम मिले शुजा उद दौला से, और फिर इन्होंने साथ में लिया मुगल एम्परर शाह आलम टू को भी साथ में ले लिया। इन तीनों की फोर्सेस कंबाइन हुई। किस किस की? मीर कासिम की, शुजा उद दौला की, शाह आलम की। ठीक है, दे कंबाइंड फोर्सेस, देयर कंबाइंड फोर्सेस, इन लोगों की कंबाइंड फोर्सेस ने लड़ाई की ब्रिटिश आर्मी के साथ बक्सर में। कब? 22 अक्टूबर 1764 में। बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764, 22 अक्टूबर को। ठीक है, 3 राजा लड़ रहे हैं आप। मीर कासिम फ्रॉम बंगाल, शुजा उद दौला अवध, शाह आलम दिल्ली। बट दे वर डिफीटेड, पर इन सबको हरा दिया गया। और विक्ट्री अगेन किसके कदमों में? किसके पास? ब्रिटिशर्स के पास। कंपनी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। और अब तो क्या भैया, पहले तो एक बंगाल को हराया था, सिराज उद दौला को हराया था, अब तो 3 नवाब को साथ में हरा दिया भाई। अब तो कंपनी की चांदी ही चांदी, कोई राजा इनसे अब लड़ने आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि राजा सोचेगा भाई बंगाल इतना रिचेस्ट प्रोविंस था, इतनी बड़ी आर्मी थी, सिराज उद दौला हारे, फिर तो 3 आर्मी ने कंबाइंड करके लड़ाई की तो भी हार गए, तो अब तो हम हारेंगे नहीं, अब तो ब्रिटिशर्स की सुप्रीमेसी को हम इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा मुझे लगता है सबने सोचा होगा। मेजर कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। 1767 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। ये ट्रीटी शुजा उद दौला, शाह आलम टू और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन हुई। देखो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। किस किस के बीच में? शुजा उद दौला, शाह आलम टू और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में साइन हुई। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे दीवानी मिल गई बंगाल की। दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्शन राइट, रेवेन्यू कलेक्शन। अब कौन करेगा? इंग्लिश, मतलब अंग्रेज, ब्रिटिश। दे गॉट इट फ्रॉम मुगल एम्परर शाह आलम टू। और किससे मिले? मुगल एम्परर शाह आलम टू से। दे कुड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। 3 स्टेट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से टैक्स कलेक्शन के राइट मिल गए शाह आलम टू को। इन रिटर्न जो एम्परर होगा वुड रिसीव एन एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 26 लाख रुपये एंड 2 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एंड इलाहाबाद और कारा। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे आपको और 26 लाख रुपए मिल जाएंगे एज एनुअल ट्रिब्यूट। द एम्परर कुड रिसाइड इन द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश। और ये भी बोल दिया ठीक है एम्परर आप इसी फोर्ट में रहें, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपको 26 लाख रुपए भी देंगे एनुअल ट्रिब्यूट, और उत्तर प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट भी चलो आपके पास दिए हमने, एक इलाहाबाद दूसरा कारा। और नवाब ऑफ अवध से कहा कि भैया आप हमें 50 लाख रुपये दें एज एन इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स व्हाट? आपने हमारा जो इतना लॉस किया है उसके बदले आप हमको 50 लाख रुपए दें। द कंपनी रेस्टोर्ड हिज किंगडम एंड प्रॉमिस टू हेल्प हिम इन केस ऑफ अटैक ऑन हिज टेरिटरी। कंपनी ने बोला हम तुम्हें तुम्हारी टेरिटरी वापस कर देंगे अवध के राजा, ठीक है, शुजा उद दौला जी, पर आप हमें 50 लाख रुपए दें जो लॉस आपने हमारा करवाया है उसके बदले में, और आप राजा बने रहें, अगर आपको कोई परेशानी होगी, कोई किंगडम आपके ऊपर अटैक करेगी तो हम आपको हेल्प कर देंगे। ड्यूअल गवर्नमेंट। 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया बंगाल में। कब तक चलेगा बेटा? 1772। 65 में इंट्रोड्यूस किया, चलेगा कब तक? 1772 तक। इस सिस्टम में, अंडर दिस सिस्टम, द नवाब परफॉर्म्ड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन निभाएंगे? नवाब। पर उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी, पावर भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, ना ही तो पैसा है ना ही तो ताकत है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है। जो कंपनी होगी उसके पास सारी पावर होगी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, पावर सारी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ब्रिटिश कंट्रोल करते थे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, और पैसा भी किसके पास है? ब्रिटिश के पास है, क्योंकि ब्रिटिश ही क्या करें? टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। द निज़ामत मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन वॉज गिवन टू नवाब। मिलिट्री भी नवाब संभाले, जुरिडिक्शन भी नवाब संभाले, बस पैसा नहीं रहे उसके पास, पैसा कलेक्ट करे कंपनी।
जो नवाब थे उन्हें एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्शन का टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि ऑब्वियसली पूरा नहीं था, मतलब पूरा नहीं पड़ता था। तो नवाब थे, उन्हें स्मॉल शेयर दे दिया जाता रेवेन्यू का कि चलो भैया इतना पैसा लो और जैसे तैसे चला लो अपने किंगडम को। जो बंगाल के लोग थे वो इस टाइम में इतना सफ़र कर रहे थे, इतना सफ़र कर रहे थे कि हम क्या बताएं कितना सफ़र कर रहे थे। जो सिस्टम था ड्यूअल गवर्नमेंट का, इसने बंगाल को बर्बाद करके रख दिया। द वर्चुअल रूलर कौन बन गई बेटा? कंपनी, ठीक है। कंपनी बिकेम द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल। नवाब तो एक साइड लाइन थे बेटा, एक्चुअल में रूल तो कंपनी कर रही थी। 1770 में एक फेमाइन, एक भुखमरी, अकाल पड़ गया बंगाल में, अकाल पड़ गया बंगाल में, जिसने 1/3 पॉपुलेशन को अपने साथ ले गया। मतलब 1/3 लोगों की डेथ हो गई इस फेमाइन में, जो 1770 में बंगाल में आया। इस टाइम में ब्रिटिशर्स ने तो लोगों की कोई मदद की नहीं, कंपनी ने तो मदद की नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदद की नहीं। और जो नवाब थे उसके पास इतना ना ही तो पैसा था, ना ही तो इतनी पावर थी कि वो मदद कर पाता। मीनवाइल कंपनीज ऑफिशियल ओन्ड ग्रेट वेल्थ। बंगाल के लोग भुखमरी से मर रहे हैं तो मरे, ठीक है, कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं था। पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी बहुत प्रॉफिट कमा रही थी और उनके जो ऑफिशियल्स थे, जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे कंपनी को डील करने के साथ साथ, वो भी बहुत पैसा कमा रहे थे। कुछ लोग उन्हें नबूब्स कहने लगे थे, इतनी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करते थे ये इंडिया में रहते रहते कि इनका जो लाइफ स्टाइल थे वो नवाबों से भी बढ़ जाता था। तो उनका भला हो रहा है। 1772 में जो वेरिंग हेस्टिंग्स थे वो न्यू गवर्नर जनरल बने बंगाल के। इनके टेन्योर में जो ड्यूअल सिस्टम था गवर्नेंस का, कि एक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक के पास टैक्स कलेक्शन है, इसे ख़त्म कर दिया गया और बंगाल डायरेक्टली कंट्रोल में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी के। और बंगाल जीतने के बाद जो कंपनी थी उसने बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी किया कि अपने खर्चे के लिए उसके पास बहुत सारा पैसे था। बहुत सारे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो हम्बल बैकग्राउंड के थे। देयर अटमोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न मैक्सिमम वेल्थ इन इंडिया। हम्बल बैकग्राउंड के थे, बहुत ज़्यादा रिच विच थे ही नहीं, पैसा वैसा थे ही नहीं, तो उनकी तो सिर्फ एक ही इच्छा थी कि हम इंडिया से इतना पैसा कमाएं, इतना पैसा कमाएं कि जब हम ब्रिटेन लौटें तो हमारे पास एक सिक्योर लाइफ हो। Those who returned with assets exhibited their richness were called नबूब्स। और जो बंगाल का जो इंडिया से नवाब बन जाता, इंडिया में गवर्नर जनरल बन जाता या कंपनी का जो ऑफिशियल होता, वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेते, इतना पैसा इकट्ठा कि जब ये लोग वापस जाते ब्रिटेन, है ना, तो इनकी रिचनेस को देख के इन्हें क्या कहा जाने लगा? नबूब्स। दे वर रिसीव्ड एंड अपस्टार्ट एंड सोशल क्लाइंबर्स इन इंग्लिश सोसाइटी। और इंग्लिश सोसाइटी में उनका कद अचानक से बहुत बढ़ जाता। यहाँ पर अगर मैंने कंफ्यूज किया हो तो फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो लोग हम्बल बैकग्राउंड के थे, हाँ, जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे, तो उन्हें ऐसी इच्छा थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, सो दैट वी हैव सम रिस्पेक्ट इन इंग्लिश सोसाइटी ऑल्सो। और जब हम हमारे घर जाएंगे इतना पैसा वैसा लोगों को दिखाएंगे तो हमारी भी रिस्पेक्ट बनेगी। और सच में ऐसा ही हुआ और उन्हें लोग क्या कहने लगे? नबूब्स। Students, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. Rest part will do in next part.